अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेज़न वैली और मैं हूं असलम बलोच। आज हम सीखेंगे कि बीएस की रिज़र्व सीट्स के लिए जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है, आखिर उसमें क्या-क्या लिखा गया है, उसकी क्या शराइत हैं और उसकी क्या तफ़सीलात हैं। तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको एक लिंक पर जाना है। वेबसाइट का ओपन होती है आपको इस तरह की नोटिफिकेशन नज़र आएगी यहाँ पर, तो आप इस पर क्लिक करें। ये इस तरह से खुल जाएगी और आप नीचे जाएंगे। ये प्रोस्पेक्टस है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको हम खोल देते हैं। तो ये हमारी प्रोस्पेक्टस खुल गई और शुरू में कुछ पैगाम लिखे गए हैं, थोड़ी बहुत तफसीलात हैं जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये 2019 में बनाया गया है और आगे ये उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो रिज़र्व सीट्स को ऑफ़र करते हैं और ये उनकी तफसीलात हैं। तो सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। इसमें बीएस और एमए एमएससी की सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स की तादाद 71 है और 21 स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए हैं और जो 50 हैं वो मेल के लिए हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट में किसी बीएस वाले का हो जाता है तो फिर उस डिपार्टमेंट में एमए एमएससी वाला नहीं जा सकता। जैसे कि एक दोस्त का अगर बीएस इकोनॉमिक्स में हो गया है तो उस साल के लिए एमए इकोनॉमिक्स के लिए कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उस डिपार्टमेंट की एक ही सीट थी जिसको बीएस वाले ने ले लिया है। तो इस वजह से कोई एमए वाला इकोनॉमिक्स के लिए उस तरफ नहीं जा सकता। तो एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही सीट को ऑफ़र करता है, बीएस एमए एमएससी दोनों के लिए। तो ये इसकी एक ख़ास बात थी। इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कुछ यूनिक बातें हैं। वैसे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका यही होता है कि कुछ बीएस की सीट्स होती हैं उनकी और कुछ एमए एमएससी की सीट्स होती हैं, फिर कुल मिला के उनकी जितनी तादाद बनती है। ये मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पॉलिसी है, लेकिन कुछ हैं जिनकी डिस्टिंक्ट पॉलिसी है, तो वो मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोग सबको एक जैसा मत समझें। तो नीचे आएंगे, बहुत ही डिस्टिंक्टिव पॉलिसी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर की। इसकी सीट्स ही 5 हैं जो सिर्फ बीएस वालों को ऑफ़र होती हैं, एमए एमएससी वालों के लिए कोई सीट नहीं है। और इन 5 सीट्स पर जो सिलेक्ट हो भी जाए लेकिन उसे 34,000 रुपये पर सेमेस्टर देने होंगे। ये जहन में रखिएगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में जो भी अप्लाई करे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पड़ेगा, उसको हर सेमेस्टर 34,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि हम जब डायरेक्टरेट की सीट्स पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिल चुका होता है, हम फुली फंडेड होते हैं, तो हमें कोई फ़ीस देनी नहीं होती। इस वजह से हम किसी और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर की ख़ास बात यह है कि आप एक तरफ से 34,000 खुद से पे करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, पी फैब एहसास स्कॉलरशिप है, इन तमाम के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स जो डायरेक्टरेट के थ्रू गए हैं वो भी एलिजिबल हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि डायरेक्टरेट के थ्रू जिसका भी एडमिशन होता है तो उसको स्टिपेंड मिलता है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर के लिए भी जो जाए उसको भी स्टिपेंड लाजमी मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी 29 सीट्स गवादर के सिटीजन्स के लिए है, सिर्फ फीमेल के लिए ये सीट्स हैं, और बाकी ओपन मेरिट यानी पूरे बलूचिस्तान के लिए 29 सीट्स हैं। तो ये भी फुली फंडेड हैं, बिल्कुल इसकी सहूलियत सारी की सारी मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल पंजाब की डिस्टिंक्ट पॉलिसी ये है, इसकी 30 टोटल सीट्स हैं और जो सिर्फ बीएस वालों को ऑफ़र होती हैं, और इन 30 में से जो 14 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट बेस पे हैं। ओपन मेरिट का मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट 16 हो गए, वो चले गए, लेकिन किसी और का भी एडमिशन वहाँ हो जाता है तो फिर वो ओपन मेरिट पे कंसिडर किया जाएगा और उसे कुछ रकम देनी होगी। अब मुझे ये इल्म नहीं है कि वो कितना फ़ीस देगा, लेकिन कम ही सही उसे कुछ ना कुछ रकम देनी पड़ेगी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, जैसे ही आपको एडमिशन मिलती है आपका सब कुछ फ्री होता है और आप वहाँ होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कुछ डिस्टिंक्टिव पॉलिसीज़ थी। अब इसके अलावा नीचे भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आपके पास टाइम होना चाहिए, आप लाजमी इसको टाइम दें और उसको पढ़ें ताकि आपको सही तरीके से पता हो जाए और आपको आइडिया हो। मैंने इसमें से मेन पॉइंट्स को निकाल के एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट को
जैसे ही अपनी नॉमिनेशन का पता चलता है फ़ोन के ज़रिए या फिर एसएमएस के ज़रिए या किसी लिस्ट में वो अपना नाम देख लेता है, वो अनाउंसमेंट से 7 दिन के अंदर-अंदर अपना नॉमिनेशन लेटर कलेक्ट करे। अगर वो कलेक्ट नहीं करता तो जो उससे पीछे टॉप वेटिंग में है, वो सीट उसको अलॉट हो जाएगी और उसको भी इसी तरीके से कॉल या मैसेज आ जाएगा या फिर वो लिस्ट में अपना नाम देखेगा। तो अगर वो भी लेट करता है तो उससे पिछले को मिलेगा। इस तरीके से ये सीट अलॉट होगी। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि वो तलबा जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया है, वो और या जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम दिया है सेकंड ईयर का या फिर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का, वही इन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर उससे ज़्यादा अरसा हुआ है उन्हें पास हुए, तो वो इन सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तीसरी और सबसे ख़ास पॉइंट ये है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे सूबों से अपनी डिग्री हासिल करते हैं। मसलन कई ऐसे तलबा होंगे जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे पंजाब की साइड पे, या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे जो कि आउट ऑफ द प्रोविंस हों, यानी बलूचिस्तान से बाहर हों। वो अगर अप्लाई करते हैं बलूचिस्तान की रिज़र्व सीट्स पर, तो उन्होंने अपनी लास्ट डिग्री में जितने मार्क्स लिए हैं उनमें से 20 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी बाद में अगर एग्रीगेट को कैलकुलेट करना हो तो उसकी डिग्री बलूचिस्तान की बजाय किसी और सूबे का हो, तो फिर उसको अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए 20 मार्क्स ऑलरेडी डिडक्ट करने होंगे। उसके बाद फिर वो एग्रीगेट को कैलकुलेट करे। अगली खास बात यह है कि ऐसा स्टूडेंट जिसने 2021 में एग्जाम पास किया है, यानी उसका ईयर का एक गैप है, तो फिर उसकी लास्ट डिग्री की जो परसेंटेज होगी उसका 1% कम हो जाएगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने 2021 में सेकेंड ईयर का एग्जाम पास किया है और उसकी मार्क्स परसेंटेज है 70% और वो अभी रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फिर उसको अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करने से पहले अपने टोटल मार्क्स की परसेंटेज को 1% कम करना होगा, यानी उसे 69% कंसीडर करना होगा। अगला पॉइंट है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। ये उन तलबा के लिए है जो फिज़िकली जाके अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टरेट के ऑफिस में। तो उन्हें अपने 3 कॉपीज़ मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के, 3 कॉपीज़ एफएससी के रिजल्ट कार्ड के, अब इनको वेरीफाइड होना चाहिए। यानी अभी तो वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी हर सूरत में एक तालिब इल्म अगर फिज़िकली अप्लाई कर रहा है तो फिर उसको लाजमी तौर पे अपना जो कंसर्न बोर्ड है जहाँ से उसने एग्ज़ाम पास किया है, वहाँ पर अपनी ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड मैट्रिक और एफएससी का और इसके साथ साथ कुछ कॉपीज़ को वेरीफाई करना होगा और उन वेरीफाइड कॉपीज़ को अपने फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करना होगा फॉर्म। तो ये भी काफ़ी एक क्रूशल पॉइंट है और स्टूडेंट्स को हैसल करना पड़ता है इसके हवाले से। 3 कॉपी सीएनआईसी की अगर कैंडिडेट का खुद का है तो ठीक है, नहीं तो वालिद का या गार्डियन का दिया जा सकता है, लेकिन उनको अटेस्ट करवाया जाना चाहिए, वरना ऐसे न हो कि आगे कोई मसला हो जाए। इसके साथ साथ 3 कॉपीज़ लोकल डोमिसाइल के, और ये वेरीफाइड होना चाहिए। मोस्टली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो होता है आपका, आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ये वेरीफाई होता है। अगर कहीं और से हो रहा हो तो मुझे इसका ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन ये वेरीफाइड होना चाहिए। अच्छा, 3 कॉपीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के, ये भी अटेस्टेड होना चाहिए। 4 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ हों। एक एफिडेविट होना चाहिए जिसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने साइन किया हो। इसके लिए डायरेक्टरेट के ऑफिस के सामने एक फ़ोटोकॉपी वाला है, वहाँ पर ऑलरेडी रिटन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन शुदा एफिडेविट पड़े हुए हैं। आपको सिर्फ जाके वहाँ पर अपना नाम और मालूमात दर्ज करनी होती हैं और आप उसको ख़रीदते हैं, तो आपका हैसल कम हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें, अगर आप वहाँ पर फिज़िकली जा रहे हैं तो इसको बनवाने के बजाय वहीं से ख़रीद लें। आसानी के साथ इसको आप सबमिट कर सकते हैं, 5 मिनट का काम है। और लास्ट में, जिस स्टूडेंट का सीएनआईसी नहीं है वो अपने बी फार्म के अटेस्टेड 3 कॉपीज़ जमा कराए, नहीं तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए जो उसे जमा कराना चाहिए। एज लिमिट क्या है? शुरू में वेबसाइट पे दिखा रहा था 18 साल से कम होना चाहिए, जो कि रॉन्ग था, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही हो गया है। इसका मैक्सिमम एज, जो भी दोस्त बीएस के लिए अप्लाई कर रहा है उसका मैक्सिमम एज 22 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो यानी 22 ईयर से कम वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एमए एमएससी के लिए 26 ईयर्स मैक्सिमम एज है, उससे कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट में 50% आपकी लास्ट डिग्री के मार्क्स और 50% आपका टेस्ट स्कोर काउंट किया जाता है, और इन दोनों की जो परसेंटेज जो भी बनती है उसको सम करके एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है।
एग्रीगेट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा पेचीदा होता है कई स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। 1-2 दिन में वो आ जाएगी और इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक ऐड कर दूंगा जैसे ही मैं उसको बना दूं। टोटल मार्क्स होते हैं 150 एमसीक्यूज और 150 में से 75 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी 50% अगर आपने टेस्ट में लिया है तो फिर आप पास हैं, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए ये काफ़ी नहीं है, आपको अच्छा स्कोर करना होता है सिलेक्शन के लिए। सीट अलॉटमेंट का मतलब यह है कि जिस भी स्टूडेंट को नॉमिनेशन लेटर इशू हो गया तो अब उस सीट को किसी और के लिए इशू नहीं कराया जा सकता, सिर्फ वही स्टूडेंट उस पे जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके सबमिट करना होगा और उन्हें स्टडी लीव की दरख्वास्त भी जमा करानी होगी। वो कैंडिडेट्स जो एलएलबी में दाखिला लेना चाहते हैं उनको अपने लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लेट का रिजल्ट लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना चाहिए। तो ये तमाम पॉइंट्स मेन पॉइंट्स थी जो मैंने प्रोस्पेक्टस से निकाल के स्पेशली आपको बताना चाहा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पॉइंट्स हैं और ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। आगे बहुत कुछ है इस हवाले से बोलने के लिए और यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़िलहाल इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड ईयर के बाद रिजर्व सीट्स के लिए जो भी अप्लाई कर रहा होता है उसके लिए ये मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।